हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज आज हम शुरू करने वाले हैं। तो वी स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which will together weight 1 gram and calculate the mass and charge of 1 mole of electron। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बना ले 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम वेट वाले में, या किसी का जिसका वेट 1 ग्राम है, जैसे ये एरिया, इसका वेट यहाँ पे 1 ग्राम वेट है, तो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये आपको बताना है। आंसर शुरू करते हैं। और इसके अलावा मास और चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बताना होता है। तो आंसर देखिए इसका कैसे देखेंगे। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हमें क्या बताना है, मास बताना है पहले। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। और ये किस का मास होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg ये होता है। अगर मैं ये किसका पूछना चाह रहा है, 1 ग्राम, 1 ग्राम का पूछना चाह रहा है। 1 ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये क्वेश्चन है ना। आपके पास ये क्वेश्चन है कि अगर 1 ग्राम वेट है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हमारे पास वेट कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और क्या हो जाएगा अगर मैं ग्राम में बदलूंगी, तो इसमें से -31, और किलो को क्या बोलते हैं, 10⁻³ ग्राम, यानी 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, है ना। इसका कितने, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम मास हैज 1 इलेक्ट्रॉन। आपको कितना करना है, 1 ग्राम का, तो 1 ग्राम मास हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1/9.1 इंटू 10⁻28। ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राम है, ये 1 ग्राम है। तो यहाँ पर जो चीज कैंसिल आउट होगी उसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना आ गया, 1/9.1 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन, है ना। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1.098 इंटू 10⁻27, 1.098 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स, ये आंसर हो जाएगा। ये कितने, 1 ग्राम मास में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड का देखिए, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, है ना। एक साइड में हम क्या कर लेते हैं, 1 मोल मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। देखिए इस साइड हम क्या कर लेते हैं, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, है ना। ये kg के अंदर हो गया। तो आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का करना है। यहाँ पे तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हो गया, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मास ऑफ Na इलेक्ट्रॉन्स का कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, Na से। और Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। एक लिख लेते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन
is equal to 6.022 into 10 to power 23 electron. तो mass of 6.022 into 10 to power 23 electron, इसको क्या बोलते हैं, Na, is equal to 9.1 n to power minus 31 multiply Na किलोग्राम. अब Na की वैल्यू रखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6.022 into 10 to power 20 माइनस का 31 10 to power 23. तो अब 31 और 23 की बात करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का कितना है 31 प्लस का कितना है 23. तो आपके पास कितना आ गया, 11 में से 3 गया, 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 आ गया. तो यहाँ पे 9.1 अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5.48 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 kg. सीधा ही आंसर लिख देते हैं हम, कितना आएगा 5.48 इंटू 10 टू पावर माइनस 7. आंसर किस में आएगा, kg में, क्योंकि हम तो क्या निकालना चाह रहे हैं, वेट ही निकालना चाह रहे हैं, है ना. अब देखिए एक क्वेश्चन हो गया, मास का हो गया ये क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, चार्ज. तो चार्ज अगेन 1 मोल चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, या ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे इसी को ब्रैकेट में डाल देते हैं हम ताकि ये ध्यान रहे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है. और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम. और आपको तो कितने का निकालना है, Na का, 1 मोल का निकालना है ना, क्वेश्चन में गिवन है. तो चार्ज ऑन Na यानी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा. जैसे सिंपली इसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का, इसको एक साथ लिख लेते हैं, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10 टू पावर माइनस 19. बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज इक्वल टू 96500 कूलम, and this value is known as 1 Faraday. 1 Faraday. जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको ये चीज काम आएगी यहाँ पर कि 1 Faraday इज इक्वल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, 1 Faraday इज इक्वल टू 1 Faraday. 1 Faraday का मतलब क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन. इसको इस तरीके से लिखे, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 Faraday is equal to 96500 कूलम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, है ना. तो हमारे पास इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे. फर्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसका वेट कितना हो जाए, 1 ग्राम के इक्वल हो जाए. सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इट इज मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, लिख देते हैं यहाँ पे भी, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन. और नेक्स्ट, मास ऑफ या चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल मीथेन. 1 मोल मीथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आपको इसका आंसर देना है.
कि 1 मोल मीथेन का मीनिंग होता है 1 मोल मीथेन, इसका मीनिंग है इसके पास में कितने नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स है 6.022 इंटू 10 टू पावर 22 मीथेन 23 मीथेन है, मीथेन के मॉलिक्यूल्स है, इसके पास में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 CH4 मॉलिक्यूल है ना। मीथेन का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ। मीथेन का क्या फॉर्मूला होगा, होता है CH4। अब आप देखिए यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा है ये कि आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, अब आपसे 1 मोल नहीं पूछा है, 1 मोल का पूछा है, 1 मॉलिक्यूल का नहीं पूछा। 1 मोल मीथेन कंटेन्स, क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीथेन लिखा, H लिखा और ये फॉर्मूला लिखा। अब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, अगर न्यूट्रल एटम है तो किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर फॉर न्यूट्रल एटम। हमारे पास ये न्यूट्रल एटम है कार्बन, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएंगे, ये इसके एटॉमिक नंबर के, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो यहाँ पे लिख दिया 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो 4 इंटू 1, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल है अगर CH4 का है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। हमारे पास में 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल है 6.022, इतने मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये चीज कैसे निकालेंगे, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 CH4 कंटेन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10, यानी 6.022 इंटू 10 टू पावर 24 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड ए टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14, कार्बन कितना दे रखा है 14, assume that mass of neutron is 1.675 into 10 to power, कितना मास होता है प्रोटॉन का, सॉरी न्यूट्रॉन का कितना मास होता है 1.675 इंटू 10 टू पावर -27 kg। यहाँ पे आया नहीं है, लिख देते हैं -27 kg, और यहाँ पे कार्बन कितना है 14। तो अब देखिए इसका आंसर कैसे निकालना है हमें, पहले क्या निकालेंगे कि आपके पास 7 मिलीग्राम अगर है तो उस कार्बन का मास 7 मिलीग्राम में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। देखिए हमारे पास C14 में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है आपके पास, वो देखेंगे कि 1 मोल में कितना होता है, फिर C14 आपका है तो उसके पास कितना है और 7 मिलीग्राम्स में कितना है। यानी सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि 7 मिलीग्राम्स में नंबर ऑफ कार्बन 14 कितना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में आप क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे, नंबर ऑफ C14 एटम्स काउंट करने वाले हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर निकालेंगे हम कि उसके पास मास कितना है न्यूट्रॉन का 7 मिलीग्राम्स में।
क्योंकि हमें तो 7 मिलीग्राम्स का बताना है, तो टोटल नंबर भी बताएंगे न्यूट्रॉन के और टोटल मास भी बताएंगे न्यूट्रॉन का। लेकिन हमें ये तो पता चले कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 मिलीग्राम्स में कितने हैं। क्योंकि कार्बन 14 में तो कितने Na के बराबर है, तो 7 मिलीग्राम्स में कितने हैं। सबसे पहले स्टेप हमारा ये होगा कि 7 मिलीग्राम्स में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे। ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा। ग्राम एटॉमिक मास इन C14 कितना है, 14 ग्राम। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिलीग्राम्स, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीग्राम्स में। और मिलीग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 14 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम्स। और ये किसके बराबर होता है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कार्बन एटम्स 14 इंटू 10⁻14 मिलीग्राम्स में, या 14 ग्राम में, या 14 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 14 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम is equal to 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स है ना। इसके लिए आपको मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। मोल कंसेप्ट क्या है, एक मोल के अंदर या ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल होते हैं, इस वैल्यू के। इसी को ही हम एवोगैड्रो नंबर Na बोल देते हैं। आपसे कितना पूछा है, 7 मिलीग्राम्स का, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किस में निकालने, इन 7 मिलीग्राम, है ना। 7 मिलीग्राम में कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में क्या आ जाएगा, 14 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 7। यहाँ पे भी क्या है, मिलीग्राम, यूनिट लिखते हैं क्योंकि यूनिट से ही तो पता चलेगा। यहाँ पे भी क्या है, मिलीग्राम। अब मिलीग्राम से मिलीग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये क्या हो गया, ऊपर जाएगा तो 10⁻20 आ गया। तो यहाँ पर इसको काटा तो ये कितना आ गया, 3.011। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, यहाँ पे आंसर नहीं आया, इंटू 10⁻20 कार्बन एटम्स। यानी इतने कार्बन एटम्स में आपको बताना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे और उसका मास कितना होगा, है ना। क्योंकि C14 में तो नंबर ऑफ एटम्स Na के बराबर है। पहले 7 मिलीग्राम्स में तो निकाले, 14 ग्राम में तो Na के बराबर है। 7 मिलीग्राम्स में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालेंगे तभी हमारा आंसर सॉल्व हो पाएगा। नाउ अब हम दो पार्ट में करेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक ही क्वेश्चन में इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। है ना। हमें क्या देखना है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देख लेते हैं, फिर उसका हम मास निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इस साइड में हम लिख लेते हैं टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये दो क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन उससे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट से हमने क्या फाइंड आउट किया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। स्टेप सेकेंड है। नाउ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, तो एक एटम अगर कार्बन का है
है ना। तो हमारे पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम? जेड ए माइनस जेड करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है? 14। जेड की वैल्यू कितनी है? 6। तो 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 8। अगर एक एटम है C14 का तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। हमारे पास में इतने एटम है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? इंटू 8, है ना। दिस इंटू 8 आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन एटम ऑफ C14 इज इक्वल टू A माइनस जेड। फॉर्मूला है ना, N इज इक्वल टू A माइनस जेड। A कितना है? 14। जेड कितना है? 6। तो कितना हो गया? 8। 8 क्या हो गया? न्यूट्रॉन। अब 8 न्यूट्रॉन आया है तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन एटम ऑफ C14, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन एटम ऑफ C14 इज इक्वल टू 8। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें किस में निकालने हैं? पीछे क्वेश्चन में दे रख, ये हमने फाइंड आउट किया। 3.011 7 मिलीग्राम है ना, तो 7 मिलीग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कार्बन इतने 3.011 इंटू 10 टू पावर 20 एटम्स ऑफ C14। तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 3.011 इंटू 10 टू पावर 20। अब देखिए सीधा मल्टीप्लाई करना है, 24088। अब 24 0 करो या मैं यहाँ कर दूं 2.4, है ना, टू पावर 20 न्यूट्रॉन्स। या मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो 2.4 इन 088 इंटू 10 टू पावर 21 न्यूट्रॉन्स। थोड़ा सा और ऊपर करके इसको और कैसे लिखा जा सकता है? 2.4 088 इंटू 10 टू पावर 21 न्यूट्रॉन्स। ओके, अब मुझे क्या निकालना है? टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एक वन न्यूट्रॉन का मास तो क्वेश्चन में दे रखा है 1.675 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। इसमें दे रखा है kg में। और मुझे कितना निकालना है? आपको मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन इतने न्यूट्रॉन्स निकालना है, क्योंकि कितने एटम्स में न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास, ये है ना। तो मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कितना आएगा? मास ऑफ वन न्यूट्रॉन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1.675 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। और यूनिट भी ध्यान रखेंगे किसमें? kg। मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? ये रे 2.4088 इंटू 10 टू पावर 21। तो क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है, सिंपल। मास ऑफ 2.4088 इंटू 10 टू पावर 21 न्यूट्रॉन्स is equal to 1.675 2.4088 10 to power 21 10 to power minus 27 kg। अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 4.033 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। 4.033 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 kg आंसर। ठीक है, तो कितने आसानी से हम स्टेप्स को फॉलो करके इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, एकदम सेम टू सेम। ऐसा का ऐसा नेक्स्ट है। अमोनिया दे दिया इसने 34 मिलीग्राम्स के लिए, और वहां पे क्या था हमारे पास में 7 मिलीग्राम्स के लिए कार्बन था। देखिए फर्क कहाँ है? फर्क यहाँ पे है कि कार्बन 14 है
है ना, कार्बन 14 है, तो ये इसके अंदर 14 का हाफ कर दिया। और अगर मैं यहाँ अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में इसने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो अमोनिया का 17 होता है, तो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, 34 मिलीग्राम्स कर दिया। यानी स्टेप्स तो वही रहने वाले हैं। यानी पहले हम निकालेंगे कि 34 मिलीग्राम्स में नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स कितने हैं। उसके बाद इसने क्या पूछा, वहां पे पूछा था न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे क्या पूछा, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन की वैल्यू तो किसके इक्वल होती है, जेड के इक्वल ही तो होती है, एटॉमिक नंबर के ही तो इक्वल होती है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एक अमोनिया में इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो 34 मिलीग्राम्स में जितने अमोनिया मॉलिक्यूल्स आए थे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाएगा तो आप उनका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें देख लेंगे कि कितना मास होता है। 1.6 से बराबर ही होता है, 1.67 और इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ही होता है। एक क्वेश्चन और इसने क्या पूछा, विल द आंसर चेंजेस इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड। अरे भैया कैसे चेंज होंगे, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो पार्टिकल्स हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन नो चेंज, प्रोटॉन नो चेंज, न्यूट्रॉन्स नो चेंज, तो हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें चेंज आता है। यहाँ पे तो पार्टिकल्स दे दिए। अब जैसे यहाँ पर 5 चेयर है, आप टेम्परेचर कितना भी कीजिए 5 चेयर रहेंगी, है ना। -5 करोगे तो भी यही रहेगा, 100 करोगे तब भी यही रहेगा, है ना, बशर्ते मेल्ट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपको सबसे पहला काम स्टेप नंबर 1 में क्या करना होगा। स्टेप फर्स्ट में नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स काउंट करने होंगे, जैसे आपने यहाँ पे किए थे ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 14 मालूम किए थे क्योंकि हमें कार्बन 14 के लिए दे रखा था। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम करेंगे, फर्स्ट स्टेप में टोटल नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना होगा, आपको फाइंड आउट करना आता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 14, 1 इंटू 3 3, तो 14 प्लस 3 कितना हो गया 17। ये 17 क्या होता है, ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, यहाँ पे लिखा भी हमने 17 ग्राम। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिलीग्राम्स, तो ये क्या हो गया 17 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम्स अमोनिया का मास है। यानी इतना मास एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल्स का होगा, ये देखिए 17 इंटू 10⁻³ milligrams हैव अमोनिया मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, Na ये 6.022 इंटू 10⁻23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, है ना। यूनिट तो वही होगी जो यहाँ पे आएगी, इसी को ही हम क्या बोलते हैं Na। मेरे पास तो क्या है 34 मिलीग्राम्स है, तो 1 मिलीग्राम में अमोनिया मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में क्या हो जाएगा 17 इंटू 10⁻3। यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे मिलीग्राम में, और यहाँ पे क्या यूनिट है, अमोनिया है ना। Na हटाई देती हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपके पास कितना है 34 मिलीग्राम है, 34 milligrams हैव अमोनिया मॉलिक्यूल, कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 17 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई 34, यूनिट लगा देते हैं।
यूनिट लगाने से क्या क्या आंसर आएगा हमें पता चल जाता है। यहाँ पे तो अमोनिया है, ये मिलीग्राम है, ये भी मिलीग्राम है। अब जो कैंसिल आउट होगा उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, मिलीग्राम से मिलीग्राम गया, 17 बन जा 17 टू जा ये 3, यहाँ पे आ गया 20। इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में आंसर कितना आ जाएगा, 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻20 अमोनिया मॉलिक्यूल। सबसे पहला काम यही होगा कि जो वेट दे रखा है उसमें देखें कि कितने अमोनिया मॉलिक्यूल हैं। उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। उससे पहले हम नहीं निकाल सकते। तो स्टेप 1 हमेशा यही रहने वाला है। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये दिया जाता है कि इतने अमोनिया मॉलिक्यूल है उसमें बताइए, तब आप स्टेप डायरेक्ट करेंगे। अगर आपको वेट दिया है तो वेट से पहले अमोनिया मॉलिक्यूल फाइंड आउट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नीट में तो कम आता है पर इसमें बहुत बार पूछा जाता है जेईई के अंदर। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 तो क्या कहता है, स्टेप 2 में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये फाइंड आउट करना है। उस समय हमने क्या किया था, न्यूट्रॉन किया था, है ना। और अब हमें क्या क्वेश्चन में दिया है, प्रोटॉन। और फिर जितने प्रोटॉन आएंगे तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन निकालना है। पर निकालेंगे किससे, हमें नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स हमें मालूम हो तभी हम निकाल सकते हैं। नाउ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाले हम। हमारे पास में एक अमोनिया मॉलिक्यूल्स में 1 अमोनिया मॉलिक्यूल हैज नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपके पास कितना आएगा, नाइट्रोजन में कितना है, NH3। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, यहाँ पे एक लाइन लिख देती हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जिसे आप किस से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। कितने पे आता है, 7 पे। और 1 इंटू 3 यानी 3, टोटल क्या हो गया, 10 प्रोटॉन। ये तो किस में, एक अमोनिया में। मेरे पास अमोनिया कितने हैं, 12.044 इंटू 10⁻20 अमोनिया। 12.044 इंटू 10⁻20 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितना रहने वाला है, आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल एकदम। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 इंटू 10⁻20 इंटू 10। तो मेरे पास 12.044 इंटू 10⁻21 प्रोटॉन। और अगर सॉल्व करें तो 1.2, साइंटिफिक में पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले एक ही डिजिट आना चाहिए, दो नहीं, इसलिए हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तब ये आंसर आएगा। बाकी आंसर आप ये लिखेंगे तब भी सही है, ऑब्जेक्टिव में 2 ऑप्शन में वो करेंगे। अगर मैं यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये आंसर हो गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने आएंगे। अगर मैं मास की बात करूं, यहाँ पे मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 675 है, 1.67 कर लेते हैं, है ना। क्योंकि सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल कौन होता है, न्यूट्रॉन। बहुत ही कम होता है डिफरेंस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एटॉमिक के मास के अंदर। मास ऑफ लिख देती हूँ, चलो। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻
-27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 होता है, या इतना ही लिख लो, ये प्रोटॉन का है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो लाइटेस्ट कौन हो गया यहाँ पे, ये ध्यान रखने वाली बात है। लाइटेस्ट कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। और हैवीएस्ट कौन हो गया, प्रोटॉन। ये चीज, इसका ऑर्डर कई बार पूछ लिया जाता है, इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास बहुत लाइटेस्ट है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट। हमारे पास में मास ऑफ कितने प्रोटॉन है, 1.2044 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, 1.67, 1.2044, 10⁻⁻27, 10⁻22, और यूनिट क्या आएगी, केजी। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तब इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 2.01 इंटू 10⁻⁻5। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.01 इंटू 10⁻⁻5 kg। इट इज आंसर। ये भी आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इम्पोर्टेंट भी है। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी सब्जेक्टिव पेपर में ऐसा नहीं आता है, पर जब आप जेईई मेंस का देते हैं या नीट का पेपर देते हैं या एडवांस का भी देते हैं, जेईई एडवांस का भी पेपर देते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसे ऑप्शन में दे देते हैं कि किस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, किस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, या किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स का, तो बहुत बार आता है। यहाँ तक का तो बहुत बार पूछा जाता है कि किस में मैक्सिमम है या किस में मिनिमम है, या ऑर्डर पूछा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक चीज़ और कि विल द आंसर चेंजेस इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड, तो आंसर क्या लिखेंगे, नो। लिखेंगे नो। नोट लिख देते हैं यहाँ पर, नो आंसर विल नॉट चेंज या विल नॉट डिपेंड है, जैसा क्वेश्चन में विल नॉट चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज चेंज। इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड, ओके, आंसर आएगा नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और ऐसा पेपर, ऐसे क्वेश्चन एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं, जेट का जो पेपर होता है उसमें आते हैं। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। आपको कुछ न्यूक्लियाई दे रखे हैं, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो हम यहाँ पर इसको 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत आसान है, 4 ही क्वेश्चन है हमारे पास में, तो हम इसको 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे 4 पार्ट्स में कन्वर्ट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन देखने में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6C13। अब आप देखिए, कभी सोचा भी होगा कि आगे पहले तो हमने 14 किया था, अब हमने 13 कर दिया। ये सब आइसोटोप है, 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है। जो नॉर्मली होता है कार्बन का एटॉमिक वेट वो 12 होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में आपको 13 दिया है तो आप जो क्वेश्चन में दिया है वही लेंगे, अपने हिसाब से नहीं करेंगे। तो सिंबल कैसे होता है एलिमेंट का, सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, सिंबल ऑफ एलिमेंट आप कैसे लिखते हैं, ZXE। जेड यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक वेट। जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, यहाँ लिख देते हैं। जेड यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर, ये किसके इक्वल टू होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए क्या होता है? एटॉमिक वेट, है ना। और ये किसके इक्वल होता है? P प्लस एन, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ये फॉर्मूले है ना, इस पे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो गई? इस क्वेश्चन में जेड की वैल्यू कितनी हो गई? जेड हो गया 6, ए हो गया 13। तो प्रोटॉन मेरे पास में कितना हो गया? P मीन्स प्रोटॉन, है ना। P मीन्स, ऐसे लिख देती हूं मैं यहाँ पर, प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब क्या लिखा है मैंने? P 6, क्योंकि जेड किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। n क्या हो गया? a माइनस जेड, यानी 13 माइनस 6 यानी 8। n क्या है यहाँ पे? न्यूट्रॉन, है ना। ये क्या हो गया? न्यूट्रॉन। तो आपके पास में न्यूट्रॉन कितने आ गए? 8, और प्रोटॉन कितने आ गए? 6। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड देखते हैं हम। सेकंड है हमारे पास में, ये रहा सेकंड है मेरे पास 8O16। बहुत ही, ये नीचे जेड की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। जेड की वैल्यू वही होगी जो पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन है ना। क्या ए की वैल्यू चेंज हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे जेड कितना हो गया? 8, पी कितना हो गया? 8, ए कितना है आपके पास? 16। तो एन कितना हो जाएगा? ए माइनस जेड, यानी 16 माइनस 8 यानी 8। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 8। प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे? 8। नाउ थर्ड देखिए, थर्ड हमारे पास में कौन है? 12 mg 24। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्रीकल्चर के पेपर में पूछे जाते हैं। 12 mg और 24, और नीट और जेई के अंदर कैसे आएंगे? आइसोटोप्स पूछ लिए जाते हैं, आइसोबार्स पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो आइसोन्यूट्रॉनिक है या नहीं है? अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये बताओ क्या है आइसोन्यूट्रॉनिक? 8 न्यूट्रॉन यहाँ है, 8 यहाँ है ना। तो ये इसको क्या बोल देंगे? आइसोन्यूट्रॉनिक। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। नाउ जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 12। तो प्रोटॉन भी कितने हो गए? 12। ए कितना है मेरे पास? 24। एन कितना हो जाएगा मेरे पास? ए माइनस जेड, जो बड़ा होता है, बड़ा हमेशा ए होगा। तो 24 माइनस 12, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई? 12। आ गया आंसर। बस जोड़ना घटाना सही, ऐसी सिली सी मिस्टेक नहीं करनी। और प्रैक्टिस करने से ये चीज सही होती है। नाउ फोर्थ, 5 है, चलो 2 में कर लेते हैं इसको कन्वर्ट। 5 है तो एक और इधर कर लेते हैं, छोटा छोटा लिख देंगे। क्या कहता है ये? 26 Fe 56, 56 इंच का सीना, किसका? लोहे का। Fe याद करने का तरीका है। जेड 26, प्रोटॉन 26, ए 56, और एन ए माइनस जेड। यस, एकदम सही। 56 माइनस 26, आंसर इज 30। नाउ ये हमारे पास आंसर है। न्यूट्रॉन 30, प्रोटॉन 26। लास्ट देख लेते हैं हम। लास्ट देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ 38, SR 88। तो जेड कितना हो गया? 38। प्रोटॉन कितना हो गया? 38। ए कितना हो गया? 88।
एन कितना हो गया 88 माइनस, फॉर्मूला लिखेंगे पहले। हमेशा याद करने का यही तरीका है कि आप पहले फॉर्मूला लिखिए, है ना, उसके बाद चलो फॉर्मूला क्या है, ए माइनस जेड। तो कितना आ गया 88 माइनस 38, कितना आ गया 50। न्यूट्रॉन कितना हो गया 50। और इसे हम कर देंगे ब्लॉक में। ये हमारा हो गया आंसर। ओके, ये सारे आंसर हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम एक्स विद द गिवन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। कितना आसान सा क्वेश्चन। अब देखिए जेड दे रखा है, ए दे रखा है, आपको तो एलिमेंट लिखना है, एटम बताना है कि कौन सा है एक्स, और उसको सिंबलाइज फॉर्म में लिखना है। इसी के सामने लिख देंगे इसका आंसर। आंसर देखिए इसका क्या आएगा, और सिंबल आपको पता होना चाहिए। सिंबल कैसे लिखते हैं हम, जेड एक्स ए। जेड क्या होता है ये लिखा है हमने, यहाँ पे भी गिवन है एटॉमिक नंबर। ए क्या होता है एटॉमिक मास, और एक्स क्या है यहाँ पर एलिमेंट और एटम, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख देंगे 17 x 35। अब पीरियोडिक टेबल में देखिए 17 नंबर पे कौन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कितने हो गए 10, 7 और गिन ले, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो x क्या हो गया यहाँ पे Cl, C बड़ा L छोटा। नाउ सेकंड देखिए, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए आपको क्या करना है 92 x 233, बहुत इंपॉर्टेंट, 92 बहुत इंपॉर्टेंट। यूरेनियम है ना, x क्या हो गया यहाँ पे यूरेनियम, यूरेनियम का सिंबल यू। आफ्टर 92 एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर मैन मेड या सिंथेटिक एलिमेंट्स, इसीलिए इनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। 90 और सारी कैसे होते हैं रेडियो एक्टिव। थर्ड क्या लिखेंगे 4x9, 4 नंबर पे जल्दी से देखिए क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम बी। हो गया तीनों आंसर। नाउ नेक्स्ट देखिए, आगे के सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही हैं। येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैंप हैज अ वेवलेंथ, यानी λ2 दे रखा है, इसका वेवलेंथ कितना दे रखा है 580 nm। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। वेव नंबर को हमेशा न्यू बार से लिखा जाता है ऑफ येलो लाइट। अब सोडियम लैंप से आपको क्या मिल रही है येलो लाइट मिल रही है, और यहाँ पे 2 येलो लाइट मिलती है जिसमें दूसरी येलो लाइट की लैम्डा कितनी है 580 nm। λ1 नहीं दिया है हमें, λ2 दिया है, कितना दिया है 580 nm। एक चीज जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए, क्या 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 1 dm, 10 टू पावर 2 cm, 10 टू पावर 3 mm, 10 टू पावर 6 माइक्रो, 10 टू पावर 9 नैनोग्राम, 10 टू पावर 10 एंगस्ट्रॉम, 10 टू पावर 12 पिकोमीटर, 12 टू पावर 15 एफएम फेम्टोमीटर। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है अगर आप कहीं पे ये डी लगा रहे हो, है ना मीटर, तो इसको 10 टू पावर -1, डी हटा रहे हो तो 10 टू पावर -1 कर देना, सी हटा रहे हो तो 10 टू पावर -2 कर देना, एम हटा रहे हो तो 10 टू पावर -3, माइक्रो हटा रहे हो -6, नैनो हटा रहे हो 10 टू पावर -9। तो देखो एक ही बात हो गया, ग्राम लिख दिया मैंने,
यहाँ मीटर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ग्राम लिख दिया है क्योंकि ज्यादातर ये यूनिट्स ग्राम में यूज होती है, इसलिए माइक्रोमीटर कर देते हैं, नैनोमीटर कर देते हैं, है ना। आगे तो सब सही है। और अगर मैं यहाँ से बात करूं तो 10⁻⁻1 डेकामीटर और 10⁻³ कर देती हूँ किलोमीटर, है ना। आगे जब जरूरत पड़ेगी तब बता देंगे, अभी मेनली ये चीजें काम आएंगी। ये आपके पास लर्न करना है, आपको ध्यान रखना है ना, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर देते। अब आप देखिए आपको लैम्डा कितनी दे रखी है, लैम्डा दे रखी है 580 nm दे रखी है, और आप जब n को हटाएंगे तब क्या लगाएंगे 10⁻⁻9, है ना। यहाँ पे प्लस लगाया ना, तो यहाँ पे 580 इंटू 10⁻⁻9, n हटा रहे हैं, n लगा नहीं रहे हैं, n हटा रहे हैं, ये मीटर आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, बस यही आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, और दो हिस्से कर लेते हैं हम, इसके दो हिस्से कर लेते हैं लाइन डाल के। एक साइड में ले लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी, और दूसरी साइड में हम क्या ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं न्यू, और एक जगह ले लेते हैं हम वेव नंबर, वेव नंबर न्यू बार। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी यहाँ पे क्या है, लाइट वेलोसिटी, और ये कितनी होती है लाइट वेलोसिटी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको सी लगाना होगा ना, जैसे सीएम किया तो सीएम क्या आ गया, सी लगाना है तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे पास तो ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, इसलिए 3 इंटू 10⁸ यूनिट मीटर सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ गया 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। यूनिट जरूर लिखें, तभी आपको पता चलेगा कि ये सही है, मीटर से मीटर कैंसिल। अब जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 8 हो गया, 3/58, 3/58 इंटू 10⁸ इंटू 10⁸, क्योंकि ये 0, ये 8 हो गया, माइनस का ऊपर गया तो वापस 8 हो गया, तो 3/58 इंटू 10⁻16 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स बोलिए या हर्ट्ज बोलिए, और भी ज्यादा अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5.17 इंटू 10⁻⁻14, कितना आ जाएगा 5.17 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। क्योंकि ये तो यहाँ पे कम हो गया, 14 कैसे बनाया, 300 ही तो जाएगा, ये इसको ऐसे लिख देती हूँ, है ना, 300/58, 300/58, तो ये कितना हो जाएगा 14, और आंसर किस में आ जाएगा, सेकेंड। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में भी होती है, तो सेकेंड इनवर्स को ही बोला जाता है हर्ट्ज। नाउ नेक्स्ट वेव नंबर, न्यू बार क्या होता है, 1/λ, है ना, 1/λ यानी 1.580 इंटू 10⁻⁻9, और ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा 10⁸/58। अब ये ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, यहाँ 100 करना पड़ेगा, यहाँ 58 करना पड़ेगा, यहाँ 10⁶। अब यूनिट देखिए, ये मीटर नीचे थी तो यहाँ क्या आ गया, मीटर इनवर्स, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1.72 इंटू 10⁶, 1.72
इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। ये न्यू बार हो गया। ये भी हमारे पास आंसर, दोनों आंसर पूछे, क्वेश्चन पूछे थे फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे क्योंकि बिना फॉर्मूले के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बार बार आपके आएगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और यूनिट भी पता होनी चाहिए। सेकेंड इनवर्स लिखिए या फिर हर्ट्ज लिखिए, एक ही बात है, HZ है, वो दोनों ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन which correspond to the light of frequency 3 into 10⁻15 hertz or have wavelength 0.50 angstrom, 0.50 angstrom। तो सबसे पहले तो मैं ये निकालूं कि फोटोन ये क्या रिलेशन होता है, वो आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी के साथ में भी और वेवलेंथ के साथ में भी। तो एनर्जी E का क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू क्या क्या होता है, यहां लिख लेते हैं। चलो लाइन डाल के ही कर लेते हैं। एक साइड में हमारे पास फ्रीक्वेंसी का लिए हो जाएगा और एक साइड हमारे पास वेवलेंथ के लिए हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को तो आपको पता है न्यू लिखते हैं, और न्यू की यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज, अभी हमने बताया ही था। और यहाँ पे क्या होता है फॉर वेवलेंथ। वेवलेंथ को क्या लिखते हैं हम, लैम्डा, ऐसे सिंबलाइज करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम, 8 डिग्री है ना। और क्या होता है, नैनोमीटर। ये सारी यूनिट्स जो पीछे लिखी थी ना हमने, यही सारी यूनिट्स होती है। ये लैम्डा की यूनिट्स है, दूरी, डिस्टेंस के लिए यूज होता है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा देंगे हम, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, एनर्जी का। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा देंगे हम, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो फर्स्ट तो आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 10⁻³ इंटू 10⁻15 हर्ट्ज दे रखी है। तो H की वैल्यू क्या है और हर्ट्ज का क्या मीनिंग होता है वो सब हम बताते हैं। फॉर्मूला है ये, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। H यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और न्यू की क्या वैल्यू होती है, क्वेश्चन में गिवन है, 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। हर्ट्ज को ही क्या बोलते हैं, सेकेंड इनवर्स। हर्ट्ज को ही क्या बोला जाता है, सेकेंड इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे भी सेकेंड है, यहाँ पे भी सेकेंड है, एनर्जी किस में आ जाएगी हमारे पास, जूल में। तो E इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 यूनिट के लिए जगह छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई 3 इंटू 15 यूनिट दूसरे पेन से लिखते हैं, जूल इंटू सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। क्या कटेगा, ये आंसर किस में आएगा, एक चीज यहाँ रह गई, 3 इंटू 10⁻, है ना। तो आपके पास क्या आंसर आने वाला है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 6 7 18 और 19 इंटू 10⁻, माइनस का कितना है 34, प्लस का कितना है 15, तो ये कितना हो गया 9 और 19, माइनस का 19। अब मेरे को कितना करना है, 1.9878 इंटू 10⁻⁻20। 20 आएगा क्या, नो, 10 यहाँ किया 10 यहाँ किया, तो यहाँ पे आएगा -18। और यूनिट क्या आ जाएगी, जूल। ओके, ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू हो गई।
नेक्स्ट एच सी अपॉन लेमडा की बात करेंगे हम यहाँ। एच की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है और लेमडा की वैल्यू पता है। सी की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अलग से। सी यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी सब वैल्यूज यहाँ गिवन है। 6.626 इंटू 10⁻−34 यूनिट की जगह छोड़ेंगे। 3 इंटू 10⁸ यूनिट की जगह छोड़ेंगे। लेमडा गिवन है हमारे पास में कितना, हाँ लेमडा बतला नहीं, 0.50 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम के लिए मुझे एंगस्ट्रॉम को हटाना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, एंगस्ट्रॉम को हटाने के लिए हटाते जब है तब क्या बताया था, जैसे सी को हटाना है तो माइनस करना है, यहाँ पे ए को हटाना है तो -10 कर दो। क्या कर देंगे, जितना हमारे पास है 50 इंटू 10⁻−10 मीटर हो गया। यूनिट यूनिट लिखते हैं हम यहाँ पर जूल इंटू सेकेंड, यहाँ पे मीटर सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर मीटर, जो कैंसिल आउट होगा उसे हम हटाएंगे, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, आंसर किस में आएगा, जूल में। और इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं हम, इसका आंसर आएगा 3.98 इंटू 10⁻−15, 3.98 -15 जूल। देखिए एनर्जी चाहे हम इससे निकाले, मतलब इससे मतलब लैम्डा से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एनर्जी की वैल्यू हम फ्रीक्वेंसी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी से फाइंड आउट करेंगे तो ये यूनिट आएंगी, लैम्डा से फाइंड आउट करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। यूनिट जरूर ध्यान रखेंगे, यूनिट कन्वर्ट नहीं करेंगे तो अब गलत आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, calculate the wavelength, frequency, wave number of light wave whose period is 2.0 into 10⁻−10। पीरियड मतलब टाइम, इतने टाइम में उसकी लैम्डा भी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, वेव नंबर भी निकालना है। तो पीरियड का सबसे डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से, है ना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/पीरियड, और फिर फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी तो लैम्डा पता लगा लेंगे। लैम्डा कैसे पता लगाएंगे, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, और उसके बाद लैम्डा पता चल जाएगा तब हम न्यू बार फाइंड आउट कर लेंगे। न्यू बार क्या होता है, 1/लैम्डा। यानी हमें इसमें 3 चीजें पूछी हैं और तीनों के लिए हम कॉलम बना लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, है ना। तो सबसे पहले ये किसके लिए निकालते हैं हम, फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं, न्यू से। देन इससे आपको, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन पीरियड का किससे, फ्रीक्वेंसी से, फिर क्या आएगा, फॉर वेवलेंथ, इससे हम लैम्डा निकालेंगे, और फिर क्या आएगा, फॉर वेव नंबर, और वेव नंबर के लिए क्या आता है, न्यू बार। अब 1 बाय 1 हम इसको करते हैं। न्यू इज इक्वल टू 1/पीरियड, पीरियड यानी टाइम, 1/2.0 इंटू 10⁻−10 सेकेंड आ गया ना। देखो यहीं से पता चल रहा है, सेकेंड और फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट होती है, सेकेंड इनवर्स। इसलिए हम डायरेक्ट इसी की बात करेंगे, तो ये क्या हो गया, ऊपर गया 10⁻2, और 1/2 तो क्या होता है, 0.5, या इसको ऐसे कर लूँ 10⁻9, यानी 5 इंटू 10⁻9, और यूनिट सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू क्या हो गई मेरे पास में, न्यू के, न्यू आ गया, मीन्स अब आप तुरंत के तुरंत लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा देखिए क्या आएगा, सी अपॉन न्यू इज इक्वल टू, न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा।
तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन न्यू, है ना। यहां से और क्या आ जाएगा मेरे पास में, लेमडा इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 5 × 10⁹ सेकेंड, यूनिट जरूरी है, सेकेंड इनवर्स, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर किस में आ गया, मीटर में। ये ऊपर जाएगा तो क्या बच गया, 10⁻, यहाँ 10 बच गया, तो लेमडा बराबर क्या हो गया, 3/5 × 10⁻⁻1, यूनिट किस में आ गई, मीटर में। अब आंसर मीटर में लेंगे तब मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 6 × 10⁻², 6 × 10⁻, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको, ये भी देखते हैं। अब आपके पास 3/5 है, 10 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 10 से डिवाइड भी कर दो, 10⁻⁻1 मीटर। अब कैसे करेंगे इसको, ये तो हो गया 6, ये ऊपर जाएगा 1 तो 2, तो 6 × 10⁻², मीटर, ये आ गया लेमडा। है ना, आंसर आ गया। अब वेव नंबर क्या होता है, 1/λ, है ना, वेव नंबर क्या है, न्यू बार क्या होता है, 1/λ, लैम्डा मेरे पास कितना आया, 6 × 10⁻² मीटर, न्यू बार 1/6 × 10⁻², तो न्यू बार इज इक्वल टू क्या हो गया, 10/6 × 10⁻1, यानी 100 कर दूं मैं डायरेक्ट। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 116.66 मीटर इनवर्स, 16.66 मीटर इनवर्स, ये वैल्यू किसकी आ गई, न्यू बार की, आंसर। ये भी आंसर और ये भी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट विच वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर विच प्रोवाइड्स 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो आपको यहाँ बताना है कि नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं, और 1 फोटोन का निकाल करके और नंबर ऑफ फोटोन्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कैसे होता है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी होती है, आंसर देखिए क्या आएगा, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना होता है, E इज इक्वल टू hc/λ, है ना, E इज इक्वल टू h न्यू hc/λ। अब हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो हम न्यू लिख देते हैं, और हम लैम्डा दे रखा है तो हम यहाँ पर लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, E इज इक्वल टू hc/λ। और लैम्डा की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 4000 पिकोमीटर दे रखी है। अब पिकोमीटर तो काम आने वाली नहीं, हमें क्या काम आने वाली है, मीटर। तो जब पी हटा देंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 10⁻−12। तो इसको ऐसे लिखते हैं, 4 10⁻3 10⁻−12, और ये क्या हो गया, मीटर। जब हम इसको हटाएंगे यानी 12 - 3 करेंगे तो 4 × 10⁻, क्या हो जाएगा, -9 मीटर, इट इज लैम्डा। एच की वैल्यू कितनी है, 6.626 × 10⁻−34 जूल × सेकेंड, और C की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या हो गया, E इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 6.626 × 10⁻−34 जूल × सेकेंड × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना हो गया, 4 × 10⁻−9 मीटर। जो चीज़ कैंसिल होती है कैंसिल करते हैं, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और
यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.626 इंटू 3/4 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 9। तो ये कितना हो गया 8 और 9 कितना हो गया 17 और 17 और -34 तो 6.626। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूँ तो 18 7 18 और 19/4 10⁻⁻17 यूनिट क्या आ जाएगी जूल। एनर्जी किस में आ गई जूल में। और भी ज़्यादा अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो आंसर कितना आ जाएगा 4.969 -17 जूल। ये एनर्जी कितनी है 1 फोटोन की है। ये एनर्जी किसके लिए आई है फॉर 1 फोटोन। अब मेरे को क्या मालूम करना है नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं जैसे आप मैथ्स के अंदर करते हैं कि एक ब्रिक का वॉल्यूम इतना है हमारे पास रूम का वॉल्यूम इतना है तो बता दीजिए कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी यही है कि हमें क्या मालूम करना है कि 1 जूल में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो जाएगा 1/दिस वैल्यू। कैसे निकालेंगे 4 पॉइंट नेक्स्ट पेज पे ही कर ले कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ फोटोन्स। कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ फोटोन्स। फोटोन्स आपको बताने हैं कि कैसे। तो कितने जूल 1 फोटोन के बराबर है 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल। -19 है या 17 है -17 जूल -17 जूल इज इक्वल टू 1 फोटोन। आपको क्या बताना है 1 जूल में बताना है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा 1 जूल। तो 1 जूल में कितना हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.969 इंटू 10⁻⁻17। ये तो फोटोन है यहाँ पे क्या है जूल और इंटू 1 जूल। तो ये क्या जूल से जूल तो कैंसिल। आपके पास क्या आ जाएगा 1/4.969 इंटू 10⁻17 फोटोन। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.012 इंटू 10⁻16 फोटोन। 1 जूल में आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स ये रहेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स इन 1 जूल इन 1 जूल। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल being 2.13 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। ये फोटो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहना चाह रहा है ये पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं उसके बाद आगे देखते हैं। ये कोई मेटल है और ये वाइट कलर की इसकी मेटल बाउंड्री दिखाई दे रही है। ये क्या है मेटल सरफेस है जैसा क्वेश्चन में दिया है। हम पहले डायग्रामेटिकली उसे समझते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसके कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब इस मेटल सरफेस पर फोटोन आपको इंसिडेंट करवा रहे हैं जिसकी ये फोटोन इंसिडेंट करा रहे हैं और इसकी लैम्डा कितनी है इसकी लैम्डा है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर और ये मेटल सरफेस पर जाता है और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जब ये वेवलेंथ इस पर पहुंचती है तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पर आता है। इसी को हम ओमेगा नॉट बोलते हैं या इसी को हम फाई बी बोलते हैं। जो वर्क फंक्शन है ये कितना है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको क्या मालूम करना है
और रिमेनिंग फोटो इलेक्ट्रिसिटी में रिमेनिंग क्या होगा, जो बाहर आएगी रेडिएशंस, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहाँ पे ये क्या हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मीन्स यहाँ से जो लैम्डा आ रही है वो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है उसके दो में कन्वर्ट हो गया, एक फाइव में और एक काइनेटिक एनर्जी में। आपसे पूछ रहा है कि इसकी एनर्जी कितनी है ना, जो आपने इंसिडेंट कराया मेटल सरफेस पर फोटोन, उसकी आपको बतानी है कि एनर्जी कितनी है। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन बोलिए या क्वांटा बोलिए, बात एक ही है। जब हम कोई भी सनलाइट का सोर्स लेते हैं, सोर्स एज ए सनलाइट लेते हैं, तब वर्ड यूज होता है फोटोन एनर्जी के रेस्पेक्ट में। और यही चीज जब कोई लाइट का सोर्स हम बल्ब ले रहे हैं या कोई और ऐसा सोर्स ले रहे हैं जो कि मैनमेड है, तो वो क्या कहलाता है, क्वांटा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन यानी ई, ये किसके इक्वल टू होता है, एच न्यू। और न्यू क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा। न्यू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास में, एच सी अपॉन लेमडा। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, है ना। ये फॉर्मूला हो गया, क्योंकि मेरे को यहाँ लेमडा दे रखा है इसलिए मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, एच सी अपॉन लेमडा में। और एच यहाँ पर क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। सी क्या होता है, लाइट वेलोसिटी। और लाइट वेलोसिटी कितनी होती है, सी इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा यहाँ गिवन है, क्या गिवन है, 4 × 10⁻⁻7 मीटर। अब देखिए ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। और जूल की क्या यूनिट होती है, जूल क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें भी क्या है, मीटर। इसमें भी मेरे पास क्या, मीटर, यानी सेम यूनिट हो रही है। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है और एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या है, वैल्यू पुट करते हैं हम, E इज इक्वल टू 6.626 multiply 10⁻⁻34, unit is joule into second, then multiply 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इन द लास्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻⁻7 मीटर। अब जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, और सारी चीज़ों को हम समराइज कर लेते हैं। E इज इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 7, तो 34 और 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 19। E इज इक्वल टू 6.626 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻19, यूनिट इज जूल। अगर इसे सॉल्व कर दिया जाए तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दिस इज आंसर। ओके, ये मेरे पास यहाँ पर आंसर है। तो हमने यहाँ देखा इसकी एनर्जी कितनी आ गई, 4.97 इन 10⁻⁻19 जूल। अब आपके पास में देखिए 5 किस में दे रखा है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसका रिलेशन हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पर एनर्जी
नाउ सेकेंड है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन। इसको हम फाइंड आउट करने से पहले एनर्जी कितनी है मेरे पास में, E इज इक्वल टू 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसके अंदर स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या आ जाएगा, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम जूल। जूल से आप क्या बनाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। या मैं इसको उल्टा लिख देती हूँ, क्या करती हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आपसे कितना पूछा है, 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन पावर -19 जूल मल्टीप्लाई 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नाउ इफ वी कट -19 जूल, ये कितना हो गया, 4.97 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो 3 पॉइंट कुछ आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये 16 है और ये कितना 49, और 14 3 होता है 48। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट आपके पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आप देखिए मेटल सरफेस से जब स्ट्राइक हुआ तब कुछ काम किस में हो गया, कन्वर्ट वर्क फंक्शन में, और रिमेनिंग क्या हो गया, इसमें काइनेटिक एनर्जी देगा। तो एनर्जी E इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, या 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी बोला जा सकता है। ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, कितनी गिवन है, 5 की वैल्यू हमारे पास में 2.13, यहाँ पे कितना है 3.1, और ये कितना है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ सिंपली क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देखिए 3.1 और 2.13, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज काइनेटिक एनर्जी। आंसर हो गया है ना। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन की आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो रहे हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है इट इज फोटो इलेक्ट्रॉन, यही क्या होता है यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन है। और मुझे इसकी क्या मालूम करनी है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब देखिए kg क्यों लिया है, क्योंकि बाकी सब यूनिट भी तो हमारे पास किस में आएगी, मीटर में आएगी, है ना। जब हम इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो मीटर में। ये v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन की, यही मुझे फाइंड आउट करना है। और काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी आई है, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे वापस से इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना जूल। वन पॉइंट सिक्स इंटू 10⁻⁻19 जूल। आपके पास 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा? 0.97 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये मेरे पास क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। और मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी? V की। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2ke/m। और V इज इक्वल टू √2ke/m। यहाँ पे 2 का 2 रहेगा। ke की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.97 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और जूल जैसा कि आपको मालूम है क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। तो मैं यहाँ जूल, तो फिर यहाँ जूल की जगह क्या आ जाएगा? जूल की जगह क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर s-2 सेकेंड -2। ये किस इसका क्या है? अंडर रूट। तो जो चीज कैंसिल आउट होगी उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो गया और रिमेनिंग को हम कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 0.97 मल्टीप्लाई 1.6। 1.6 और 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3.2। ये कितना हो गया? 3.2 मल्टीप्लाई 0.97 अपॉन 9.1। और यहाँ पे कितना आ गया? 10⁻⁻19 और प्लस कितना हो गया? 31। इन माइनस था, ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया। और मीटर स्क्वायर s-2 बाहर निकाल दिया तो मीटर पर सेकेंड हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तब मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा वेलोसिटी का? मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.583 इंटू 10⁶। 0.583 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो गई आंसर हमारा। ओके तो इस क्वेश्चन में देखा आपने किस तरीके से इसने फोटो इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिसिटी में क्या हुआ? आपके पास पहले लैम्डा दिया तो एनर्जी फाइंड आउट किया। एनर्जी से दो काम हुआ, एक फाई की यानी वर्क फंक्शन हुआ, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। कैसे हम मेन इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोनों ही चीजें, जैसे इसमें हमने किसको किया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में किया। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट में हमने वेलोसिटी में क्या किया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया, है ना। दोनों इंटर कन्वर्जन होना बहुत जरूरी है। और कैसे हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, वर्क फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन का, ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इससे हमें जो हमारी थ्योरी है उसको समझने में भी हेल्प मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। Electromagnetic radiation of wavelength 242 nm is just sufficient to ionize sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule per mole. यानी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी लैम्डा दे रखी है। लैम्डा कितनी दे रखी है? इसने लैम्डा दिया है 242 nm। लैम्डा कितना दे दिया इसने? 242 nm। और आपको मालूम है जब n को हटाते हैं तब क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर। ये लैम्डा हो गई मेरे पास। अब इज सफिशियंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। आयनाइज का मतलब है कि वो इतनी एनर्जी दी है कि उसके आउटर मोस्ट जो सेल है सोडियम का, वहां से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली न्यूक्लियस के इफेक्ट से दूर हो गया है। तो हमें बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है। E इज इक्वल टू क्या होता है? Hc/H न्यू होता है। और न्यू क्या होता है? C/लैम्डा। तो Hc/लैम्डा। एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? Hc/लैम्डा।
और H मालूम है मुझे, C मालूम है, दोनों कांस्टेंट होते हैं और लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। H कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल इंटू सेकेंड। C कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा कितना होता है 242 इंटू 10⁻−9 मीटर। सबको हम वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पे। एनर्जी कितनी हो गई 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल इंटू सेकेंड, मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 242 इंटू 10⁻−9। जो चीज़ देखिए कैंसिल आउट होती है, यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, यूनिट से ही हमें पता चलता है कि आंसर हमारा लास्ट फाइनल यूनिट क्या होगी। और कहीं गलती होती है तो गलती भी पता चल जाती है, सेकंड से सेकंड कैंसिल, और लास्ट में मेरे पास क्या रह जाएगा 6.626 इंटू 3 अपॉन 242 मल्टीप्लाई 10⁻−13 प्लस 8 प्लस 9, है ना। और 8 और 9 कितना होता है 17, और -34 तो -17 आ जाएगा। E इज इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई करें तो 18, 1 कैरी, 6 और 1 7, 18 और 19 अपॉन 242 और मल्टीप्लाई 10⁻−17, यूनिट क्या रह गई जूल। और इस पूरे को जब सॉल्व किया जाएगा तो 0.0821 आंसर आ जाएगा। 0.0821 10⁻−17 जूल, जूल पर एटम है, जूल पर एटम। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया है 0.0821 इंटू 10⁻−17 जूल पर एटम। पर आयनाइजेशन एनर्जी किस में फाइंड आउट करनी है मुझे, किलो जूल पर मोल में। तो पर एटम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पर मोल में, और जूल को किसको कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, किलो जूल में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए, इसमें पर 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और 1 जूल किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। अब मुझे क्या मालूम करना है, मोल फाइंड आउट करना है और किलो जूल, यानी एटम्स गिवन है और मुझे 1 मोल में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, एटम्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल। और आपको तो दोनों ही क्या इनवर्स, तो ये दोनों इनवर्स हो गया। आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखिए इतना एटम इनवर्स है, तो मोल इनवर्स करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 1 एटम इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻20, यानी को टोटल मिला के हमें क्या करना है, इसको Na से मल्टीप्लाई करना है और 1000 से डिवाइड करना है। तो मेरे पास कितने एटम्स हैं यहाँ पर 0.821 0.0821 इंटू 10⁻−17 जूल पर एटम्स है। अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूं 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये क्या हो गया, जूल पर मोल हो गया। और अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड भी कर दूं, है ना, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर मोल। और जब इस एनर्जी को सॉल्व किया जाता है, ये एनर्जी है मेरे पास में, और इसे जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा 494 किलो जूल पर मोल।
किलो जूल पर मोल। ये आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने आयनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट किया, और ये कन्वर्जन ये इम्पोर्टेंट है ना। तो इस क्वेश्चन में कितना आंसर आ गया, 494 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे के क्वेश्चन लेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।